नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अशोक मौर्य। 2-3 दिन बीच में क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ना है अशोक मौर्य। अशोक मौर्य इसका जो शासनकाल माना गया है वो माना गया है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है माना गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब जो अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिलता है ये हमें देखना है कि अशोक का नाम अशोक है कहाँ से प्राप्त होता है। तो अशोक का नाम जो अशोक मिलता है वो हमें मिलता है मास की अभिलेख से। मास की अभिलेख से हमें अशोक का नाम है वो अशोक मिलता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तथा इसका एक अभिलेख और है जिसका नाम है गुज्जार अभिलेख या गुजरा अभिलेख। ठीक है ना। इसका नाम हमें अशोक मिलता है इन दो अभिलेखों से। गुजरा अभिलेखों से छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिलता है। तो गुजरा अभिलेख से और मास के अभिलेख से अशोक का नाम है जो अशोक लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लेना। अब उसके बाद में ये बात आती है कि अशोक के जो नाम थे, क्या क्या नाम से अशोक को बुलाया जाता था। तो अशोक को देवानाप्रिय, एक तो ये नाम था अशोक के नाम, क्योंकि पूछ सकते हैं देवानाप्रिय से क्वेश्चन, अशोक नहीं दे करके देवानाप्रिय पर टिप्पणी लिखिए। या इसको एक नाम तो ये दिया जाता था, दूसरा दिया जाता था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। ठीक है ना। एक नाम इसको भी अशोक के नाम से ही जाना जाता था। एक अगला जो नाम दिया जाता था वो दिया जाता था चंड अशोक। चंड अशोक। ये जो नाम मिलते हैं इसके अशोक के मिलते हैं। देव नाम प्रिय का अर्थ होता है कि देवताओं का प्रिय अशोक। ठीक है। अब आता है उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया। तो अशोक ने जो अपना राज्याभिषेक था, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि उसने शासन कब से कब तक किया था, 273 से 232 ईसा पूर्व तक उसने क्या किया था, शासन किया था। तो हम लोगों ने, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो आप गौर करना कि मैंने आपको बताया था कि अशोक ने 4 साल तक बिंदुसार पढ़ाया था, तब बताया था उत्तराधिकार की लड़ाई चली थी। कितने साल तक, 4 साल तक। तो 273 से लगा करके और 269 तक उसने उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी। ये कितने बीच में गैप आ गया, 4 साल का आ गया ना। इसी में इसने अपने दुश्मनों को हराया, जो भाइयों की थी, जिनका उल्लेख मिलता है दिव्य दान के अनुसार कि 100 भाइयों की हत्या की थी, तो वो भी इन्हीं 4 सालों में काम किया। सुसीम की हत्या की, वो भी इन्हीं 4 सालों में की। ठीक है ना। तो इन्हीं 4 सालों में इसने अपने पक्ष व विपक्ष को मिलाया था। 269 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। राज तिलक। ठीक है ना। ये ध्यान में रखना आप लोग। उसके बाद में अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है, ये जरूर पूछा जा सकता है कि अशोक को पुराणों में, तो अशोक को पुराणों के अंदर कहा गया है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन जो नाम मिलता है वो पुराणों के अनुसार मिलता है, अशोक वर्धन। ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। अगला आता है कि उसने अशोक ने राजा बनने के 4 वर्ष पश्चात एक निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नाम था निग्रोथ। निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को क्या दी थी, दीक्षा दी थी। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये बात तो मिलती है हमें, जो मिलती हैं वो मिलती हैं महावंश के अनुसार। कौन ग्रंथ है, महावंश। ये महावंश में लिखी गई बात है कि निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन से वर्ष किया था,
चौथे वर्ष। इम्पोर्टेंट, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कौन से वर्ष किया था? चौथे वर्ष। क्योंकि कई लोग ये बताते हैं कि जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जबकि ये सरासर गलत है। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने धम्म की नीति अपनाई थी, जबकि वो बौद्ध धर्म ग्रहण तो पहले ही कर चुका था। और एक ग्रंथ मिलता है दिव्य दान। दिव्य दान, ये दिव्य दान ये बात कहता है कि अशोक को जो बौद्ध धर्म ग्रहण कराने वाला व्यक्ति था वो था उपगुप्त। उपगुप्त इसका नाम मिलता है कि इसने अशोक को क्या करवाया था? बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया था। ठीक है ना, बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया था किसने? उपगुप्त ने। ये किसके अनुसार मिलता है? दिव्य दान के अनुसार मिलता है। ठीक है ना, तो कितने हो गए? दो चीजें हो गई, एक तो हो गई महावंश के अनुसार और दूसरी हो गई दिव्य दान के अनुसार। महावंश के अनुसार निग्रोथ ने करवाई थी, महावंश के अनुसार तो किसने करवाई थी? निग्रोथ ने बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया था, और दिव्य दान के अनुसार करवाया था, वो करवाया था उपगुप्त ने। ये दोनों अलग अलग हैं। उपगुप्त ने रीट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और 10th का तो सिलेबस है ही, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अब आता है उसने 261 ईसा पूर्व राजा बना था, वो बना था 269 ईसा पूर्व। बार बार बता रहा हूँ 269 ईसा पूर्व। यहाँ से इसके वर्ष निकलते हैं। 261 कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष। तो 8वें वर्ष क्या हुआ था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध हुआ था, ये 8वें वर्ष हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण सभी एग्जामों की दृष्टि से, 10th के लिए भी, रीट के लिए भी और पुलिस के लिए भी। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि 8वें वर्ष सन कौन सा था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है ना, राजा बनने के 8वें वर्ष युद्ध कौन सा हुआ था? कलिंग युद्ध, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे। कलिंग का उस समय शासक कौन था? तो कलिंग का उस समय शासक था, वो था नंदराज। कहते हैं कि हाथियों को लेकर के ये युद्ध हुआ था, और कलिंग क्या था? बिंदुसार के समय स्वतंत्र भी हो गया था। तो वो टीस भी थी मौर्यों के अंदर, अशोक के अंदर, कि उसे वापस अपने अधिकार में लेना, उसे वापस अपने अधिकार में लेना। और नंदराज के पास हाथी थे, और हाथी देने से नंदराज ने मना कर दिया था। इसलिए ये दोनों कारण बन करके ये युद्ध का कारण बना। इस युद्ध में कहते हैं कि 1.5 लाख लोग, 1.50 लाख लोग मारे गए थे। और जब युद्ध समाप्त होने के पश्चात युद्ध भूमि में अशोक विचरण कर रहा था, तो उसका हृदय पिघल गया था, और हृदय पिघलने के कारण इस युद्ध के पश्चात अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। धम्म धर्म नहीं है, धम्म की नीति अपनाई थी। बौद्ध धर्म तो उसने चौथे वर्ष ही ग्रहण कर लिया था राजा बनने के, और बौद्ध के अंदर धम्म की नीति अपनाई थी, धम्म की नीति अपनाई थी। अब छोटा क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि धम्म की नीति वो है क्या? ठीक है ना, धम्म की नीति है ना, वो है क्या? तो धम्म क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि धम्म क्या है? तो धम्म सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों का सार है। ये एक नैतिक संहिता है, यह एक नैतिक संहिता है, जिसका उद्देश्य साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये राजनीतिक नीति है। धम्म क्या है? एक राजनीतिक नीति भी है। तो क्या है? राजकीय नीति है, साम्राज्यवादी विचारधारा है, साम्राज्यवादी विचारधारा है,
धारा हैं, ये है धम। ये धम की हो जाएगी एक डेफिनेशन, ठीक है ना। बाकी तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी तरफ से धम के जो दिए हैं, जैसे फादर एरास कहते हैं, फादर एरास के अनुसार धम की जो डेफिनेशन मिलती है तो वो अलग मिलती है। तो फादर एरास की जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि धम है वो ब्राह्मण धर्म है। धम जो है वो क्या है, ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म। तो फादर हेरास ने धम को क्या बताए हैं, ब्राह्मण धर्म बताए हैं, ठीक है ना। और साधा मुकुंद मुखर्जी ने इसे जो बताया है सभी धर्मों का सार बताए हैं। साधा मुकुंद मुखर्जी, राधा मुकुंद भी बोलते हैं और साधा मुकुंद भी बोलते हैं। तो साधा मुकुंद मुखर्जी ने इसे सभी धर्मों का सार बताएं। ये एक एग्जिट है, ठीक है ना, कि ये क्या है, सभी धर्मों का सार है जो धम है, क्योंकि इस धम के अंदर सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता प्राप्ति। रोमिला थापर, एक राइटर का नाम मिलता है रोमिला थापर। तो रोमिला थापर जो कहती हैं वो कहती हैं इसको साम्राज्यवादी नीति। इसी से हमने अपनी डेफिनेशन बनाई थी। साम्राज्यवादी नीति जो बताती हैं वो रोमिला जी थापर बताती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। राधा मुकुंद मुखर्जी बताते हैं सभी धर्मों का सार, और रोमिला जी थापर बताते हैं वो साम्राज्य नीति बताते हैं धम को। अब उसके पश्चात 10वें वर्ष अशोक ने क्या किया था, राजा बनने के 10वें वर्ष। तो 10वें वर्ष जो उसने किया था वो किया था निगली बार सागर की यात्रा की थी। नाम है निगली बार सागर। इसका जो वर्तमान में नाम है ना वो पड़ता है नेपाल की तराई वाला स्थान, ठीक है ना। निगली बार सागर नेपाल की तराई वाला स्थान, नेपाल के पास है, नेपाल की तराई वाला स्थान। इसकी उसने यात्रा की थी 10वें वर्ष। तो अशोक ने अपने 10वें वर्ष क्या किया था, निगली बार सागर की यात्रा की थी। इसी निगली बार सागर को कहते हैं नेपाल की तराई वाला स्थान। निगली बार सागर क्या है, तो नेपाल की तराई वाला स्थान है। तो छोटे क्वेश्चन भी बन रहे हैं और बड़ा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे उसने जो महत्वपूर्ण कार्य करवाया था अपने 10वें वर्ष में, निगली बार सागर नेपाल की तराई वाले स्थान की यात्रा के दौरान जो उसने महत्वपूर्ण कार्य करवाया था वो था कनक मुनि के जो स्तूप था उसका जीर्णोद्धार करवाना, मतलब पुनः निर्माण करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी। कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई थी, या कह दें जीर्णोद्धार करवाया था। अब पूछ ले, जीर्णोद्धार करवाया था मतलब फिर से मरम्मत करवाई थी। कि अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष कनक मुनि दरबार की जो मरम्मत करवाई थी या जीर्णोद्धार करवाया था वो कौन से वर्ष करवाया था, उसने 14वें वर्ष से करवाया था। कौन से वर्ष, 14वें वर्ष उसने कनक मुनि के स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था। और उसके पश्चात उसने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। 20वें वर्ष उसने 20वें वर्ष की थी, वो लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी की यात्रा उसने की थी, वो की थी 20वें वर्ष, ठीक है ना। लुम्बिनी की यात्रा के दौरान उसने ये लुम्बिनी की यात्रा जब की थी, लुम्बिनी अभिलेख प्रसिद्ध अभिलेख है जिसमें कर प्रणाली की जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। और कर प्रणाली के अनुसार लुम्बिनी की यात्रा के दौरान ही उसने क्या किया था, करों में छूट दी थी। जो पहले कर था, टैक्स लगता था, वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया। कई किताबों में मिलता है 1/4 से घटा करके 1/8 कर दिया। घटा करके तो 1/8 ही हुआ था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1/4 बताती है, कई NCERT 1/6 बताती है, लेकिन हुआ कितना था, 1/8 ही हुआ था। ये उसने किया था 20वें वर्ष, ठीक है ना, लुम्बिनी की यात्रा के
दौरान। इस अभिलेख से ही, लुम्बिनी अभिलेख से ही इसकी जानकारी हमें प्राप्त। अब आगे जो अशोक की पुत्री हैं, ठीक है ना, और जो पुत्र हैं उसकी रानी है, उस सब का उल्लेख भी मिलता है। तो अशोक की जो रानी का उल्लेख है, अशोक की रानी का उल्लेख, अशोक की रानी का जो उल्लेख है वो भी अभिलेखों से ही मिलता है। वैसे कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अभिलेखों में इसकी रानी का नाम बताया गया है, वो विदेशिका की राजकुमारी विदेशिका बताया गया है, विदेशिका। इसके पुत्र संघमित्रा, पुत्री थी वो थी संघमित्रा, संघमित्रा। और जो पुत्र था वो मिलता है, उसका नाम मिलता है, वो मिलता है महेंद्र, महेंद्र। ये दोनों भी विदेशिका की संतानें थी। संघमित्रा और महेंद्र दोनों किसकी संतानें थी? विदेशिका की। और एक उसकी रानी का नाम और मिलता है, अशोक की रानी का नाम मिलता है, वो मिलता है कारुवाकी, ठीक है ना, उसका नाम मिलता है, वो मिलता है कारुवाकी, अशोक की रानी का नाम। एक दो रानियों का नाम मिलता है, एक का मिलता है विदिशा, ठीक है ना, एक रानी का नाम और दूसरी का कारुवाकी। तो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन जो पुत्र थे वो थे इसके विदेशिका के पुत्र पुत्री थे, जो श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे की जो हम चर्चा है अशोक की अभिलेखों के बारे में, ठीक है ना, वो अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें, देखें भी, लाइक भी करें, ठीक है ना। धन्यवाद।